स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 3 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चल रहा है उसका केवल एक ही लेक्चर आया है और उस लेक्चर में हमने अब तक तत्वों के वर्गीकरण की क्यों हमें जरूरत पड़ी और किन किन वैज्ञानिकों ने जो सार्थक प्रयास किए, जैसे डॉर्विनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का स्टक नियम, इस प्रकार से हम पढ़ चुके थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सार्थक प्रयास जो कि मेंडलीव द्वारा किया गया, डिमित्री मेंडलीव एक रूसी वैज्ञानिक हैं, उनके इस नियम को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा वर्गीकरण था जो लंबे समय तक चला और ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस समय के ज्ञात सभी तत्वों को लवो वर्गीकृत कर दिया था। और सबसे पहली बार इन्होंने वर्गीकरण जब किया तो एक टेबल तैयार हुई, एक सारणी तैयार हुई जिसे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। अर्थात इस लेक्चर में हम मेंडलीव के मूल आवर्त नियम और उनकी जो आवर्त सारणी है उसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेंडलीव के मूल आवर्त नियम से। तो देखिए, मैंने थ्योरी तो खैर लिख दिया आपके लिए, लेकिन मैं इसको पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि थोड़ा न्यूलैंड के अष्टक नियम जैसा है। लेकिन न्यूलैंड उस समय के ज्ञात सारे तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाए थे। इसके बाद लोथर मेयर का एक नियम आया। लोथर मेयर ने बहुत सारे तत्वों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया और उनके भौतिक गुणों के अध्ययन को ग्राफीय निरूपण की सहायता से समझाने की कोशिश की, परंतु वो भी उस समय के सारे तत्वों को ठीक से, जो उनके भौतिक गुण थे, उनका क्या परमाणु भार के साथ वेरिएशन, आवर्तिता आती है, उसको नहीं समझा पा रहे थे। लेकिन मेंडलीव ने लोथर मेयर और अपने से पहले वाले वैज्ञानिकों के वर्गीकरण का ठीक प्रकार से अध्ययन करने के बाद और अपना जो उनका आकलन था उसको लगाने के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण आवर्त नियम दिया जिसे हम मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। उन्होंने अपने इस नियम में ये कहा, चूंकि तब उनके टाइम तक भी परमाणु भार ही ज्ञात था, तो उन्होंने अपना ये नियम परमाणु भार के आधार पर ही दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आवर्ती फलन मींस पीरियोडिक फंक्शन, मींस जैसे जैसे परमाणु भार चेंज होता है तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण वैसे वैसे चेंज होते हैं, उनमें बदलाव आता है। अर्थात उन्होंने कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, जिनके लिए हम तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार बदलते जाते हैं उसी प्रकार से तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी बदलते जाते हैं। इसको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये कहा, यदि आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित समय के पश्चात फिर से समान गुण वाले तत्व आने लगेंगे, तो देखिए, मैंने इस नियम की थ्योरी को यहाँ पर लिखा है जिससे कि आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। तो इसमें यह है कि ये जो नियम है रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार ये कहा गया, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जैसे कोई मैथ्स का न्यूमेरिकल होता है, गणित में कोई आप सवाल कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार से आप लिखते हो कि y = x + 2, तो x के मान आप बदलते जाते हो तो y के मान आते जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। जैसे जैसे परमाणु भार बदलेगा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण बदलेंगे। इसको वो समझाने के लिए कहते हैं अर्थात करके कि यदि आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित समय के पश्चात, माने जैसे आपने 7-8 तक उनको रख दिया, तो फिर जो तत्व आएंगे फिर से समान गुण वाले तत्व आते जाएंगे, अर्थात उनकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो देखिए, उन्होंने इस नियम को बताया, इस नियम की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या दी, साथ में उन्होंने उस समय के ज्ञात सभी तत्वों को वर्गीकृत करके एक सारणी प्राप्त की। उस सारणी को हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए वही सारणी बना रहा हूं और उस सारणी में समझेंगे कि मेंडलीव ने उस सारणी में किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत किया, किसको उन्होंने क्या कहा। तो बस आप इतना समझिए कि वो ये कहते थे कि परमाणु भार बदलने पर तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण बदलते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को। तो देखिए, मैंने आपके लिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को यहाँ पर बनाया हुआ है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो देखिए, पहली बात तो सारणी बनाने वाले वो पहले वैज्ञानिक हैं, इसलिए आज तक उनके इस योगदान को याद रखा जाता है। जब भी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की बात होती है तो मेंडलीव का नाम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रमुखता के साथ लिया जाता है। तो मेंडलीव की इस मूल आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो इस तरीके से जो खड़े खाने हैं
उन्होंने इस खड़े खाने को नाम दिया था वर्ग, जो कि मैंने यहां लिखा है। और देखिए काउंटिंग करके देखते हैं कितने खड़े खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 खड़े खाने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में थे, जिनको हम वर्ग कहते थे। और साथ में इन्हें रोमन नंबर से, रोमन अंक से प्रदर्शित किया हुआ था, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ। मैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। देखो कुछ बच्चों ने क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो इसके बाद 2 आवर्त सारणी और आई, एक जो आप अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो वहां आप देखते होंगे कि वर्ग को ए और बी उपवर्ग में बांटा हुआ है। ये वो नहीं है, ये सबसे पहली वाली आवर्त सारणी है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 9 खड़े खाने अर्थात 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, जिन्हें हम वर्ग के नाम से जानते हैं। इनको रोमन अंकों से उन्होंने प्रदर्शित किया था। इसके बाद आप देखेंगे क्षैतिज पंक्तियां हैं। इन क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने नाम दिया था श्रेणियों का, इंग्लिश में इसको सीरीज बोलते हैं। तो देखिए कितनी श्रेणियां हैं, अगर हम वैसे देखें, जो पंक्तियों में वैसे बांटा उन्होंने, तो 1 2 3 4 5 6 श्रेणियां हैं। लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने नंबर बनाए हुए हैं इस टाइप से, ये पंक्तियां ही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 12 नंबर तक हैं, लेकिन हम इनको 6 ही क्षैतिज श्रेणियां मानते हैं। एक 7वीं और है जिसमें RO2 इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो मुख्यतः है वो इस प्रकार से 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें वो श्रेणियां कहते थे। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो 0 वाले वर्ग में ये पहली वाली पंक्ति में कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन दूसरी पंक्ति में यहाँ हीलियम है और दूसरी साइड को उन्होंने नियोन लिखा हुआ है, कि माने इसके जो गुण हैं वो इसके जैसे हैं लेकिन थोड़े से अलग होंगे। अगर हम बात करें, जो हम कह रहे थे कि मेंडलीव ये कहते थे कि मेंडलीव अपने मूलावर्त में कहते थे कि जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार बदलते हैं, वैसे वैसे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण बदलते हैं। अर्थात यदि तत्वों को आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो एक निश्चित समय के पश्चात समान गुण वाले तत्व फिर से आने लगते हैं। तो देखिए, जैसे इस तरफ को अगर हम जाएं, तो तत्वों के परमाणु भार बढ़ते जाएंगे। जैसे हीलियम का परमाणु भार 4, इसका 7, इसका 9, इस प्रकार से परमाणु भार बढ़ते जा रहे हैं। फ्लोरीन के बाद फिर जब नियोन आता है, तो नियोन और हीलियम के गुण लगभग एक जैसे होते हैं। सोडियम लिथियम के गुण एक जैसे होते हैं, मैग्नीशियम बेरिलियम के गुण एक जैसे होते हैं, एल्यूमिनियम बोरान के एक जैसे होते हैं, सिलिकॉन कार्बन के एक जैसे होते हैं, फास्फोरस नाइट्रोजन के एक जैसे, सल्फर ऑक्सीजन के एक जैसे, क्लोरीन फ्लोरीन के एक जैसे। फिर यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, तो ऑर्गन के गुण इनके जैसे, पोटेशियम के गुण इनके जैसे, कैल्शियम के गुण। तो माने आप समझिए, जो एक वर्ग में तत्व आ रहे हैं वो समान भौतिक और रासायनिक गुण दिखाते हैं अधिकांश कंडीशन में। तो इस प्रकार से मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी को बनाया था। बात अगर हम करें, यहां पर हमें कुछ डैश डैश से भी दिखाई दे रहे हैं। ये डैश डैश का मतलब था कि यहां उन्होंने रिक्त स्थान अपनी इस आवर्त सारणी में छोड़े थे। कुछ लोग इसको दोष मानते हैं, कुछ लोग इसको इसकी विशेषता मानते हैं। वो इसलिए वैज्ञानिक विशेषता मानते हैं, वो कहते हैं कि मेंडलीव ने अपनी इस आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े थे, तो नवीन तत्वों की, नए तत्वों की खोज में वो महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पर डैश है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि यहाँ एक ऐसा तत्व आएगा जिसके भौतिक रासायनिक गुण इनके जैसे होंगे। यहाँ मान लीजिए कोई डैश है, तो यहाँ कोई ऐसा तत्व आएगा जिसके भौतिक और रासायनिक गुण इनके जैसे होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की उस आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उन रिक्त स्थान की सहायता से नए तत्वों की खोज में हमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय के ज्ञात सभी तत्वों को मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में वर्गीकृत कर दिया था श्रेणियों और वर्गों में। आप देख रहे होंगे जो 8वां वर्ग है, वहां 1 2 3 4 4 करके तत्व लिखे हुए हैं, जो बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसकी अभी वर्गीकरण को ठीक से जब किया गया था, तो आप देखिए इन सबके नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। तो मैं एक बार आपको ये बताने की कोशिश करता हूं, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कॉपर को वहां इसलिए है क्योंकि कुछ कई बार ऐसा भी है, देखिए नाम लेने से भी थोड़ा ध्यान आ गया, कॉपर वहां भी है वहां भी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको हो रहा था कि कई बार वहां समानता दिखा रहे थे, तो इसलिए उसको उन्होंने ऐसे करके ब्रैकेट में लिख रखा है। और ये यहाँ भी थोड़ा बहुत समानता प्रदर्शित कर रहा था, जबकि बाद में जब आप देखेंगे तो ये उसको वहीं रखा हुआ है कॉपर को। तो इस टाइप से जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम,
स्ट्रॉन्सियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉल्बिडेनम, रुइडियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। इस प्रकार से देखिए सारे तत्वों के सिल्वर है, कैडमियम, इंडियम है, टिन है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, आयोडीन है। तो आप इस आवर्त सारणी को पढ़ते टाइम ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यार ये तो कहीं और आता है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित है। इसका परमाणु क्रमांक से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तक परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी। इसलिए इस आवर्त सारणी में कुछ तत्व तो आपको ऐसे लग रहे होंगे जो आज भी उनका वैसा ही स्थान है, और कुछ तत्व ऐसे लग रहे होंगे जो अब वाली आवर्त सारणी के स्थान से भिन्न है, क्योंकि ये परमाणु भार के आधार पर बनी हुई है। इस प्रकार से देखिए गोल्ड है, मरकरी है, टेल्यूरियम है, लेड है, बिस्मिथ है, ये क्या कहते हैं, लैंथेनम है, सीरियम है, सीजियम है, बेरियम है, जिनोन है, रेडियम है, थैलियम है, यूरेनियम है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। इस प्रकार से सारे तत्वों के लगभग नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और हम जब पूरी एक बड़ी दीर्घकार आवर्त सारणी जो हम पढ़ेंगे तब मैं वहां सबके नाम भी आपको लिख दूंगा, क्योंकि हमको ये भी याद होनी चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे मैंने आपके लिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी यहाँ पर बनाई हुई है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर बना लें, क्योंकि जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तत्वों का वर्गीकरण आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी मेंडलीव मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं, जो कि मैंने अभी आपको बताई भी है कि इसमें 9 खड़े खाने हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिनको हम वर्ग कहते हैं, इनको 0 से लेके 8 तक प्रदर्शित करते हैं। इसमें 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको हम श्रेणियों के नाम से जानते हैं, जबकि एक पंक्ति में कई बार 1 2 3 ऐसे करके लिखा है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 के लिए अलग से पंक्ति बनाई हुई है। तो इस प्रकार से इसको नोट करने के बाद हम पढ़ेंगे इस आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है। आवर्त सारणी देखने के बाद हम बात करते हैं इस आवर्त सारणी की विशेषताओं की, जो कि मैंने आपको आवर्त सारणी समझाते समय बता दी थी। देखिए पहली विशेषता है, इस आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, और ये वर्ग जो है आप 0 से लेके 8 तक रोमन अंकों से प्रदर्शित करते हैं। बात करें आवर्त सारणी में 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं सामान्य अंकों से 1 से लेके 12 तक। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित है। और चौथा पॉइंट है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त हैं, ब्लैंक हैं, जिससे हमें कुछ नए तत्वों की खोज में सहायता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इस मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं आपको समझ आई गई होंगी। इनको समझने और पढ़ने के बाद मेंडलीव की हम मूल आवर्त सारणी की कुछ कमियों की बात भी करेंगे कि ऐसी क्या कमी रह गई थी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कि वैज्ञानिकों को इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण को लेकर प्रयास करना पड़ा। तो हम इसके बाद कमियों को पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। मेंडलीव मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ने के बाद अब हम कमियां पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ कमियों में लिखा है कि इस आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर क्या है, जगह जगह ऐसा भी है कि जो समान गुण वाले तत्व हैं वो एक साथ रखे हुए नहीं है, किसी दूसरे वर्ग में या किसी दूसरी श्रेणी में पहुंच गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। और दूसरी कमी ये है कि अगर हम कई बार कुछ जगह देखें तो वर्ग में एक जैसे गुण आने चाहिए, एक जैसे गुण वाले तत्व आने चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसा हो गया है कुछ वर्ग में कि कोई तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कमी है इसकी वो ये है कि इस आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान निश्चित नहीं है, अर्थात जिनके परमाणु भार समान होते हैं उनका स्थान निश्चित ही नहीं है। और देखिए चौथा पॉइंट मैंने लिखा नहीं, क्योंकि कुछ लोग उसको कमी भी मानते हैं, कुछ विशेषता मानते हैं, तो मैंने विशेषता में लिख दिया था कि इस आवर्त सारणी में रिक्त स्थान है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल कहें तो 3 ही महत्वपूर्ण इसकी कमियां हैं। उनमें से ये है कि जगह जगह समान गुण वाले तत्व अलग अलग रख दिए गए हैं। कई बार एक ही वर्ग में सारे गुण एक समान गुण वाले तत्व होने चाहिए, लेकिन किसी वर्ग में कई जगह ऐसा हो गया है कि कोई भिन्नता प्रदर्शित करने वाला तत्व उस वर्ग में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मेंडलीव मूल आवर्त सारणी की कमियां हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए इस पूरे लेक्चर में मेंडलीव के मूल आवर्त नियम की चर्चा की है। माने हमने मेंडलीव का मूल आवर्त नियम पूरी व्याख्या सहित उसकी जो आवर्त सारणी है उसको, उनकी विशेषताएं और उनकी कमियों को पढ़ा है। और ये महत्वपूर्ण वर्गीकरण है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को लेकर। तो ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप अपनी कॉपी पर प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए। कहीं कोई आपका डाउट या क्वेरी है तो उसको कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुंचाइए। ये अभी इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्दी इस यूनिट को फिनिश करूं। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं और कमियां।
ठीक इसी तरीके से। तो तब तक चैनल की प्लेलिस्ट पर आप बने रहिए, लगातार इसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।